पोषण अभियान, सही पोषण देश रोशन। मैं आपसे संक्षेप में चर्चा करूंगा कुपोषण या कि माल न्यूट्रिशन के संबंध में। और माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से हमारी चिंता अगर हम 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की करें तो अंडर न्यूट्रिशन के संबंध में या कि अल्प पोषण है। अल्प पोषण प्रारंभिक 5 वर्षों में स्वास्थ्य की एक बहुत गंभीर समस्या है और अल्प पोषण होने के लिए ज़्यादातर परिस्थितियों में बच्चों के खान पान संबंधी कोई ना कोई त्रुटि होती है और या फिर उनको संक्रमण भी होते हैं। ज़्यादातर परिस्थितियों में ऐसा देखा गया कि पोषण संबंधी त्रुटियां, जैसे कि जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना प्रारंभ न करना, 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध न पिलाना, या 6 माह के उपरांत माँ के दूध के साथ साथ सही प्रकार से घर में बने हुए संपूरक आहार ना देना। इसके साथ साथ इन बच्चों में कोई ना कोई अगर संक्रमण हो जाता है तो इन बच्चों को अल्प पोषण या कि अंडर न्यूट्रिशन की स्थिति निर्मित हो जाती है। अंडर न्यूट्रिशन में को पता करने के लिए ये ज़रूरी है कि इन बच्चों की वृद्धि की हम सतत नियमित अंतर पर वृद्धि की निगरानी या कि ग्रोथ मॉनिटरिंग करते रहें। अगर हम नियमित अंतराल पर ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं तो हमें 3 प्रकार के कुपोषण या अल्प पोषण की स्थितियां पता चलती हैं। एक पहला है अंडरवेट। अंडरवेट से मतलब है कि इन बच्चों का आयु के हिसाब से वज़न कम होता है। दूसरा है स्टंटिंग। स्टंटिंग से मतलब है कि इन बच्चों की ऊंचाई सामान्य बच्चों की तुलना में कम होती है। और तीसरा है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिंग या कि दुबलापन, जिसमें इन बच्चों का वज़न उनकी ऊंचाई के हिसाब से WHO के मानकों के हिसाब से -2 SD स्कोर से नीचे होता है। जब किसी बच्चे का वज़न उसकी ऊंचाई के अनुपात में WHO मानकों के हिसाब से -3 SD से कम होता है तो उस बच्चे को हम बोलते हैं कि इसमें गंभीर दुबलापन या कि गंभीर वेस्टिंग की समस्या है। और इन बच्चों को हम कहते हैं कि इनको सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन या अति गंभीर कुपोषण इन बच्चों को है। अति गंभीर कुपोषण बीमारी होने के लिए और मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है। और हमारे देश में 5% तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कहीं कम है कहीं ज़्यादा अति गंभीर कुपोषण की स्थिति है, जिसको हम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और इन बच्चों की बीमार होने की संभावना और मृत्यु होने की संभावना सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए अति गंभीर कुपोषण की पहचान बहुत प्रारंभिक अवस्था में कर लेना चाहिए और उनके लिए जो WHO के मानकों के हिसाब से जो उपचार है वो उनको उपलब्ध करा देना चाहिए। मुख्य रूप से 2 उपचार की विधियां हमारे पास हैं, जिसमें एक है कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ सैम, जिसमें कि कम्युनिटी में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का उपचार किया जाता है। दूसरा है फैसिलिटी बेस्ड या NRC पोषण पुनर्वास केंद्र, जो चिकित्सालयों में उपस्थित होते हैं, वहाँ पर इनका उपचार किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों का 85 से 90% बच्चों का उपचार कम्युनिटी में किया जा सकता है। और कम्युनिटी में हमें सबको ये जानकारी पहुँचाना चाहिए कि इन बच्चों को अधिक से अधिक इन सेवाओं का लाभ ले सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म के समय से लेकर विशेष रूप से प्रारंभिक 5 वर्षों में बच्चों की शारीरिक वृद्धि बहुत तेज़ गति से होती है। जिस बच्चे का वज़न जन्म के समय 3 किलो होता है, वो 1 वर्ष की आयु पूरी होने पर 9 किलो हो जाता है, 2 वर्ष की आयु पूरी होने पर 12 किलो हो जाता है। इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। और ये पता करने के लिए कि कोई बच्चा स्वस्थ है या नहीं, हमारे पास उसकी नियमित ग्रोथ मॉनिटरिंग या शारीरिक वृद्धि की विकास के मापदंड रहना ज़रूरी है। ये मापदंड किस रूप में होते हैं? ये मापदंड होते हैं, बच्चे का हम नियमित अंतराल से वज़न लेते हैं, नियमित अंतराल से बच्चे की लंबाई भी नापते हैं
और हम देखते हैं कि एक सामान्य बच्चे की तुलना में वज़न का बढ़ना और लंबाई का बढ़ना उसी के अनुकूल है या कि उससे कम है और या कि वज़न बिल्कुल ही स्थिर हो गया है। तो इनसे हमें ये पता चलता है कि बच्चे का वृद्धि सामान्य से कम है और ज़्यादातर स्थितियों में ये बताता है कि बच्चे का पोषण कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है और जिसको सुधारने की ज़रूरत है। तो बहुत गंभीर अवस्था बनने के पहले वज़न के द्वारा, नियमित वज़न के रिकॉर्ड के द्वारा हमें ये पता चल जाता है बहुत जल्दी कि इस बच्चे की पोषण में त्रुटि है और उसको ठीक करके हम उसकी ग्रोथ को नॉर्मल पर या सामान्य पर सुनिश्चित कर सकते हैं। लंबाई कैसे नापी जाती है? बच्चे की खड़े होने की क्षमता के अनुसार लंबाई या ऊंचाई नापनी चाहिए। यदि बच्चे की आयु 2 वर्ष से कम है तो उसे लेटाकर उसकी लंबाई लें और यदि बच्चे की आयु 2 वर्ष से अधिक है तो खड़ा कर उसकी ऊंचाई नापें। लंबाई नापने के लिए एक विशेष यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे इन्फेंटोमीटर कहते हैं। इन्फेंटोमीटर में एक फिक्स्ड हेडबोर्ड होता है और एक खिसकने वाला फुट पीस होता है। बच्चे को पीठ के बल लेटाकर सर हेडबोर्ड की साइड और पैर फुट पीस की साइड होता है। लंबाई नापने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। रीडिंग लेने के समय ये ध्यान रखना आवश्यक होता है कि रीडिंग नोट करते हुए आंखें बोर्ड के परपेंडिकुलर हों। यदि आंखें परपेंडिकुलर नहीं देखेंगी तो रीडिंग लेने में एरर की संभावना अधिक हो सकती है। यदि बच्चे नग्न होगा तो नाप सबसे सटीक होगा, पर बच्चा यदि परेशान है, चिड़चिड़ा है या हाइपोथर्मिक है तो उसे कपड़े पहने रहने दें, परंतु यह सुनिश्चित अवश्य कर लें कि वह नाप लेने में बाधक न बने। सदैव जूते तथा मोजे भी खोल दें, चोटी भी खोल दें तथा बालों में लगाने वाले क्लिप इत्यादि को भी खोल दें। नाप लेते समय इन्फेंटोमीटर पे बच्चे को ठंडा होने से बचाने के लिए एक कपड़े को रखें, परंतु यह सुनिश्चित कर लें कि वह कपड़ा रीडिंग लेने में बाधक न बने। बच्चे को नाप लेने के लिए बच्चे को बोर्ड पर इस तरह लेटाएं कि उसकी पीठ बोर्ड की तरफ हो। सर को सहारा देकर रखें कि सर का ऊपरी भाग बालों को दबाते हुए बोर्ड से समकोण बनाता हो। दोनों हाथों को सर को इस तरह पकड़ें कि आंखें सीधा ऊपर की ओर देखें और बोर्ड से समकोण बनाएं। दूसरे व्यक्ति को नाप लेते समय साइड में खड़ा होना चाहिए। पैरों को धीरे मगर मजबूती से पकड़ें। पैरों के तलवों को सीधा होकर फुट पीस को लगाना है। यदि बच्चा पैरों को सिकोड़ता है और फुट पीस को लगाने नहीं देता है तो तलवों को धीरे से सहलाएं और बच्चे के तलवे को सीधा करते हुए रीडिंग निकटम 0.1 दशमलव तक लें और तुरंत रिकॉर्ड कर लें। नाप लेने के बाद बच्चे को तुरंत कपड़े पहना दें या ढक दें जिससे बच्चा ठंडा न हो। बच्चे का वज़न कैसे तोला जाता है? बच्चे के आने के बाद जितनी जल्दी हो सके तुरंत उसका वज़न लेना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र पर अलग अलग प्रकार के वेइंग स्केल उपलब्ध हैं। यदि बेबी वेइंग स्केल का प्रयोग कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित ज़रूर कर लें कि बेबी वेइंग स्केल को स्ट्रॉन्ग हार्ड सरफेस के ऊपर रखें। यदि बच्चा पैन पर बैठ सकता है तो वे बिठाकर उसका वज़न लें और यदि बच्चा खड़ा हो सकता है तो पैन पे से स्केल को हटाकर बच्चे को खड़ा करें और उसका वज़न लें। तौलने वाली मशीन में स्टैंडर्डाइजेशन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। मशीन में स्टैंडर्ड वज़न वाले वाट जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम से उसकी सटीकता की जांच करनी चाहिए जिससे कि मशीन की त्रुटियों से बचा जा सके। मशीन को ऑन कर उस पर स्टैंडर्ड वज़न को रखें और उसका नाप लें
और उसकी सटीकता की जांच करें। बच्चे का वज़न लेने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अवश्य है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम बच्चे का वज़न लेते समय बच्चे के कपड़ों को निकाल दें, लेकिन स्केल पैन तक ले जाने के लिए बच्चे को ढक कर रखें जिससे बच्चा गर्म रहे। बच्चे के शारीरिक तापमान को कम होने से बचाने के लिए बच्चे को स्केल पैन पर एक कपड़ा डाल दें। पैन में कपड़ा डाल के स्केल पैन को 0 कर दें और टेयर का बटन दबा दें। याद रखें कि बच्चे ने कुछ ऐसी चीज़ों को पहन रखा है जैसे कि पायल या कुछ ऐसी ज्वेलरी जो कि वज़न लेने समय बच्चे के वज़न में बाधक बने, हमें उसे भी हटाना अवश्य होगा। स्केल पैन को 0 करने के बाद बच्चे को स्केल पैन पर बिठाएं या उसे खड़ा करें और बच्चे के स्थिर होने के बाद 0.01 किलोग्राम तक वज़न को अंकित करें। याद रखें, वज़न लेने के बाद तुरंत उसे रिकॉर्ड कर दें और बच्चे को तुरंत कपड़े में लपेट दें जिससे कि बच्चा ठंडा न हो। नाप लेने के बाद बच्चे को दोबारा तुरंत कपड़े में पहना दें। ऑन करके 0 पे आने के बाद बच्चे का वज़न लेना है। 0 आने के बाद बच्चे का वज़न लेना है। वज़न होल्ड होने के बाद उसे तुरंत ही पेपर और पेन से नोट डाउन करना है। स्टेडियोमीटर कैसे लगाएं? विभिन्न प्रकार के स्टेडियोमीटर का प्रयोग बच्चे की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। यदि बच्चा 2 वर्ष से अधिक है और खड़ा हो सकता है तो उसको खड़ा करके उसकी ऊंचाई नापी जा सकती है। ये ऊंचाई नापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग होता है जिसे स्टेडियोमीटर कहते हैं। यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसे हम सर्वे में आसानी से लेकर जा सकते हैं। इसका वज़न लगभग 1 से 1.5 किलो होता है। इसमें अलग अलग पार्ट में निकालकर इसको जोड़कर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसमें एक फिक्स्ड फुट पीस होता है। स्केल 4 भाग में 4 पार्ट्स में होता है और एक हेड पीस होता है। इसके अलावा एक वॉल माउंट बोर्ड होता है। आइए इसको जोड़ने की प्रक्रिया को देखें। स्टेडियोमीटर लगाने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि स्टेडियोमीटर के बेस बोर्ड को हम सहारे से किसी दीवार की साइड पर रखें और यह सुनिश्चित कर लें कि जो फर्श है वह एकदम प्लेन हो, उसमें कोई गड्ढे ना हो, जिससे कि बेस बोर्ड को आराम से सेट किया जाए। उसके बाद एक एक करके हम चारों स्केल के भाग को जोड़ेंगे, परंतु यह ध्यान रखना होगा कि जो स्केल की रीडिंग है वो कॉन्जिक्यूटिवली एक के बाद एक आए। स्केल को जोड़ते समय उसमें हमें हेड पीस को सेट करना होता है और उसके बाद स्केल को टिकाने के लिए और स्थिर करने के लिए हम वॉल माउंट को लगाते हैं। इस प्रकार हम स्टेडियोमीटर को तैयार खड़ा करके बच्चे की ऊंचाई को आराम से नाप सकते हैं। तो ये चीज़ आप
1 millimeter, each centimeter has been divided into 10 millimeters also. And this is a head piece, and this can move up and down, and this is the where the vertex of the subject should be contacted, and the measurement should be taken at this particular level where this arrow mark is here, so there the measurement to be recorded. ऊंचाई कैसे नापें? खड़ा करके ऊंचाई नापने के लिए एक विशेष यंत्र का प्रयोग होता है जिसे स्टेडियोमीटर कहते हैं। स्टेडियोमीटर में एक फिक्स्ड वर्टिकल बोर्ड होता है, एक बेस बोर्ड होता है और एक खिसकने वाला फुट पीस होता है। इस फुट पीस में 2 एरो के निशान हैं जिसको स्तर होकर वहाँ से बच्चे की ऊंचाई की रीडिंग ली जाती है। सही नाप लेने के लिए स्टेडियोमीटर को दीवार की ओर सटाकर खड़ा करना चाहिए, जिसे बैकबोर्ड के मदद से सीधा सटाकर खड़ा कर सकते हैं। बच्चे को खड़ा करने के बाद हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। बच्चे के सही नाप के लिए बालों में कुछ भी लगा हो तो उसे निकाल दें। बच्चे ने मोजे भी हों पहने हुए तो उसे भी निकाल दें, और इसके अलावा यदि कुछ ऐसी वस्तु है जो कि ऊंचाई नापने में बाधक है तो उसे भी हटा दें। बच्चे के पास एक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए, एक व्यक्ति को उसके पैरों के पास बैठा होना चाहिए। बच्चे की पोजीशन इस प्रकार होनी चाहिए कि उसकी कमर वर्टिकल बोर्ड से सटी हुई होनी चाहिए। उसकी एड़ी, पिंडली, कमर, कंधा और सर का पिछला हिस्सा बोर्ड से सटा हुआ हो। पैर सीधे और उसकी एड़ी सपाट रखने के लिए उसको सीधा पकड़े। यदि आवश्यक हो तो बच्चे को सीधा खड़ा करने में सहायता करने के लिए बच्चे के पैर को दबाव दें। दूसरे व्यक्ति को सर को सीधा पकड़ने के लिए उसके सर के स्तर तक ही खड़ा होना चाहिए। उसके सर को पकड़ने के इस प्रकार पकड़ें कि उसकी दृष्टि बोर्ड के आधार के समानांतर हो। बच्चे की थोड़ी पर अंगूठे और तर्जनी उंगली से पकड़ें। दूसरे हाथ से हेडबोर्ड को नीचे खींचें जिससे वो बच्चे को सिर में दबाव देते हुए सट जाए। रीडिंग को अंतिम 0.1 सेंटीमीटर तक देखें और तुरंत रिकॉर्ड करें। बटक, शोल्डर और बच्चे का सिर। MUAC का आंकलन कैसे करें? बाई भुजा के ऊपरी बाह के मध्य की गोलाई यानी MUAC को कैसे नापें? MUAC को नापने के लिए हम एक थीन कलर टेप का प्रयोग करते हैं। इस टेप में लाल रंग अति गंभीर कुपोषण को दर्शाता है, पीला रंग गंभीर कुपोषण को और हरा रंग नॉर्मल है यह दर्शाता है। MUAC बच्चे के अति गंभीर कुपोषण को नापने के लिए एक विश्वसनीय सूचक है। MUAC को नापने के चरण। MUAC का नाप लेने के लिए हमें MUAC की टेप को एक स्लिट द्वारा एक छोर से दूसरे छोर में अंदर डालकर एक विंडो की मदद से हम उसमें रीडिंग ले सकते हैं। यदि रीडिंग लाल आती है तो बच्चे को गंभीर कुपोषण है, यदि रीडिंग येलो आती है तो बच्चे को कुपोषण है, और यदि रीडिंग हरी आती है तो बच्चा नॉर्मल है। बच्चे के MUAC नापने के चरण इस प्रकार हैं।
बच्चे की बाह के छोर को शोल्डर की टिप से छूकर एक पॉइंट को मार्क करते हैं। उस पॉइंट को हम एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। टिप ठीक है या नहीं यह जांचने के लिए बच्चे के शोल्डर से पाल्पेट करते हुए हाथ को इस प्रकार हिलाएं और यह देखें कि वह टिप पर निशान ठीक लगा है या नहीं। इसे हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। ऑल्डियोक्रिनॉन प्रोसेस। ऑल्डियोक्रिनॉन प्रोसेस में बच्चे के हाथ को 90 डिग्री पर मोड़कर कोनी के टिप पर निशान लगाएं। टिप पर निशान लगाने के बाद बच्चे के हाथ के एक छोर से दूसरे छोर पर टेप के शून्य सिरे से नीचे तक खींचें। टेप के मध्य पर इस प्रकार निशान लगाएं और बच्चे के हाथ को सीधा करें। बच्चे के हाथ को सीधा करने के बाद टेप को पॉइंट पर लपेटें। लपेटने के बाद बच्चे को स्थिर रहना होगा और यह ध्यान देने योग्य बात है कि जो टेप है उसकी टेंशन अधिक टाइट या अधिक लूज नहीं होनी चाहिए। यदि टेप ज़्यादा टाइट या ज़्यादा लूज हुई तो निशान लगाने में बाधक बनेगा। निशान लगाने के बाद अधिकतम 0.1 सेंटीमीटर तक रीडिंग को ले और तुरंत नोटपैड पर नोट कर लें। Okay, now I'm doing with the subject and keep the air inside. Don't leave it out. Now take the full breath and hold it. Yes. Now at this level, touch the vertex, just pressing the hair and read the reading. It is 153. 153 should be taken. Now come to the left side of the subject. This is the left side of the subject. I am coming this way. Now ask the subject to take the full breath, and the hand should be hanging downwards freely, and at this level ask the subject stand erect and they cannot take the full breath. What we have to do is, first of all, don't ask the subject to take full breath because they can't understand our language and all. That's why you touch the vertex and then gentle stretch to be given like this. Yes, gentle stretch to be given. Now it is also showing 153. So both ways, whether you take the full breath and take the measurement, or if you ask the subject as it is and take the gentle stretch also, you should get the same reading, that is 153 now also. Okay, actually doing with the children, you have to take the posture into your hand and gentle stretch to be given, taking the chin in your left hand and occipital protuberance to your right hand and gentle stretch to be given so that the vertebral column will be straightened. Or otherwise for the adults, what you can do is, you can ask them to take the full breath and take the reading as it is. रखना चाहिए या फिर किसी हार्ड सरफेस के ऊपर रखना चाहिए। वज़न लेने से पहले मशीन को ऑन कर 0 पे सेट करने के बाद माता और शिशु को मशीन पर खड़ा कर उनका वज़न लेके रिकॉर्ड करना चाहिए। रिकॉर्ड करने के बाद बच्चे को नर्स को या किसी केयर गिवर को पकड़ा के मशीन को फिर से 0 पे सेट करके सिर्फ माता का वज़न लेना चाहिए। अब इन दोनों वज़न को अंकित करके माँ और बच्चे के वज़न में से माँ का वज़न माइनस करके बच्चे का वज़न निकाला जा सकता है।